एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, आज इसका L1 है, लेक्चर 1 है। हम लोग बहुत डिटेल में इसको समझने वाले हैं और जो लोग गणित विषय से TGT PGT परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। तो धैर्य से देखें और जो भी आपको अच्छा लगे उसे नोट करते जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, सम्मिश्र संख्या क्या होती है। कोई भी संख्या a प्लस IB के रूप में हो, या कुछ लोग x प्लस IY लिख देते हैं, या लिखने को कुछ लोग p प्लस IQ लिख सकते हैं। यानी इस रूप में कोई भी संख्या हो वो संख्या आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या कहलाएगी। जहाँ पर ये जो i होता है इसे हम लोग बोलते हैं आयोटा। इसे क्या बोलते हैं? आयोटा। और इसकी जो वैल्यू होती है वो i की वैल्यू होती है √/-1। यानी किसी भी ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर का रूट आप नहीं निकाल सकते। और इसी संख्या को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो इसी √/-1 को, ये जो काल्पनिक संख्या हो गई, इसी को हम लोगों ने नाम दे दिया i, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो अब i की वैल्यू हो गई √/-1। कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन बना देते हैं, वहाँ से ज़रा देख लेते हैं। देखिए i = √/-1 हो गया। अब अगर हम i² की वैल्यू निकालें तो इसका स्क्वायर कर देंगे, -1 हो जाएगा। अब सोचिए अगर हम i³ की वैल्यू निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? i² × i, और i² की वैल्यू -1 × i, -i नहीं हो जाएगी। अब अगर हम i⁴ की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा? i² × i²। देखिए -1 × -1 ये क्या हो जाएगा? +1। इसका मतलब आप ये समझें कि i की वैल्यू हो गई √/-1, i² की वैल्यू हो गई -1, i³ की वैल्यू हो गई -i, और i⁴ की वैल्यू हो गई 1। ये चीज़ें तो अब आपको याद ही रहनी चाहिए हमेशा, क्योंकि बार बार निकालने तो आप बैठोगे नहीं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब सपोज मानिए आपको कहीं ज़रूरत पड़ जाती i⁴ निकालने की, तो आप कैसे करते हैं? ज़रा देखिए, इसको ऐसे करते हैं ना, i⁴ × i⁴ × i। अब आप देखिए ये 1, क्योंकि i⁴ का मान 1 होता है, ये 1 1 × 1 × i, यानी फाइनली आंसर आपको क्या मिलता है? i। अब i⁴ था तब तो आपने लिख लिया। अब मान लीजिए i⁴ होता तो ये कहाँ तक आप लिखते? तो देखिए बेसिकली किया क्या है आपने, यहाँ पर आपने 4 के समूह बना लिए हैं, क्योंकि i⁴ 1 होता है। तो आप इसको अगर इस तरीके से देखो, i⁴ कितने बार आया है? 3 बार आया है। इसको हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि 13 में अगर हम 4 से भाग दें, यानी जो घात है उसमें हम 4 से भाग दें, है ना। तो जब 4 से भाग देंगे तो कितने बार पूरा जाएगा? 3 बार। देखिए 3 बार लिखना पड़ा, और बचेगा क्या? 1 बचेगा, तो वो i⁴ में लिख देंगे। i⁴ कुछ नहीं तो 1 तो है ही है। अब कहने का मतलब ये जो 1 हो जा रहा था इससे तो हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। अल्टीमेटली ज़रूरत किसकी थी? इसकी थी। तो अब हम करेंगे क्या? इस तरीके से नहीं करेंगे। सपोज मान लीजिए मैं i⁴ निकालना होता तो हम क्या लिखेंगे? पहले तो यहाँ i लिख देंगे, 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही लिख देंगे। तो i⁴ का मतलब i ही होता है। सपोज मान लीजिए i⁴ निकालना होता तो आप क्या करते? 4 का i लिखते, घात में 4 से भाग देते, 4 × 5 = 20, बचता कितना? 3। जो बचता वही आंसर। अब i³ को हम क्या लिख सकते हैं? -i, है ना। ये हमारा आंसर हो जाता है। बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब सपोज मान लीजिए आपको कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, i⁴ मान लीजिए दे दिया गया 510, i⁴ 510। तो देखिए 4 से भाग जाने का नियम आप पढ़ रखे होंगे। आपको पूरे 510 में 4 से भाग नहीं देना, आपको सिर्फ 10 में 4 से भाग देना है। 10 में 4 से भाग दोगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो बस जो बचेगा वही पावर में लिख दो, और i² की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी संख्या आपको दे देंगे तो आप आसानी से जो है उसका मान निकाल पाएंगे। आपको करना क्या है? सिर्फ घात में 4 से भाग देना है, और जो शेषफल बचेगा उसे i के ऊपर लिख देना है, और आसानी से आपको जो है कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप 4 से भाग दोगे तो या तो शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, और या तो कुछ नहीं बचेगा। और जब कुछ नहीं बचेगा तब क्या करोगे आप? ये भी चीज़ ध्यान दीजिए। सपोज मान लीजिए i⁴ कहीं पर यहाँ मान लीजिए लिखा है 28, अब 4 से भाग दिया, 4 7 28, पूरा चला गया। पूरा चला गया तो i की घात में क्या लिखोगे? भैया i की घात में 4 लिख दो, या चाहो तो i की घात में क्या लिख दो? 0 लिख दो, कुछ नहीं बचा। तो i की घात 0 का मतलब भी 1 होता है, i की घात 4 का मतलब भी 1 होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं।
तो इतना तो आप समझ गए कि आई की जब बड़ी घात लगी होगी तो आप कैसे निकालोगे, ये तो आप समझ गए, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा देखिए, अगर कहीं 1/i लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 1/i है, इसको हम क्या करें, 1/i में ऊपर नीचे i से गुणा करा दें, कोई समस्या होगी आपको? नहीं। तो ये हो गया i/i²। i/i² यानी i अपन और i² की वैल्यू देखिए -1 होती है। -1 में किसी से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? -i। भाई i में -1 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? -i। तो ये रिजल्ट है, डायरेक्ट आप याद रखिए 1/i क्या होता है? -i होता है। कई बार सवालों में प्रयोग आप करोगे, इसलिए आपको ये चीज़ तुरंत याद रहनी चाहिए। अब चलिए जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है i की पावर 53 प्लस 1/i की पावर 53, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। भैया देखिए क्या करेंगे, 53 में 4 से भाग दीजिए। 53 में 4 से भाग देंगे तो 12 चौक 48 और 52, क्या बचेगा? सिर्फ i बचेगा, एक ही तो बचेगा 4 से भाग देने पर। 4 एकम 4, 4 3 12, एक शेष बचा, प्लस यहाँ पर भी वही एक शेष बचेगा। जो शेष बचता है वही लिखते हैं। अब i की घात 1 लिखने का कोई मतलब नहीं रहा। अब आप देखिए ये i लिखा हुआ है और ये देखिए 1/i को आप जान चुके हो -i लिख सकते हैं, तो i -i फाइनली क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये छोटे से क्वेश्चन भी हो सकता है पूछ दें, क्योंकि हर चैप्टर से कठिन सवाल तो नहीं पूछेंगे, कुछ चैप्टर से कठिन भी पूछते हैं, कुछ से सरल पूछते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ सरल पूछना चाहेंगे वो तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि वो नहीं पूछ सकते। अब देखिए सपोज मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है क्वेश्चन 1/i -1/i², ठीक है, प्लस 1/i³ -1/i की पावर 4 प्लस 1/i³ -1/i की पावर 4, ठीक है। ये हम इधर लिख दे रहे हैं कि 1/i की वैल्यू क्या होती है? -i होती है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। भाई देखिए इसे अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे? देखिए 1/i को क्या लिख सकते हो? -i लिख सकते हो, ये तो आपको पता है, ठीक है। -1 और i² की वैल्यू क्या होती है? -1, तो -1/-1 क्या हो जाएगा? +1 डायरेक्ट हो जाएगा, बात समझे, ठीक है। अच्छा प्लस 1/i³ है, देखिए i³ को आप क्या लिख सकते हैं? -i। ध्यान से देखिए, प्लस बटे माइनस माइनस हो गया डायरेक्ट, ये बात तो समझे ना। -1 और i की पावर 4 का मान सीधे 1 होता है। अब आप देखिए -i +1 और माइनस ये है और 1/i खुद -i होता है, तो प्लस का i हो जाएगा ना, और ये -1/1 -1। देखिए प्लस i -i +1 -1 कैंसिल आउट होकर आपको क्या दे देगा? 0 दे देगा। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आसानी से आप कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा और आगे इसमें हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जरा ध्यान से, सपोज मान लीजिए कहीं क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है i की पावर n प्लस i की पावर n+1 प्लस i की पावर n+2 प्लस i की पावर n+3, मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बढ़ती हुई घातें हैं और अंतर क्या है? 1 का, यहाँ n है, यहाँ n से 1 ज़्यादा है, यहाँ n से 1 ज़्यादा है, तो एक और ज़्यादा हो गया, एक और ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब इसकी अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है कि i की पावर n तो पूरे से कॉमन मिल जाएगा, यहाँ बचा 1, यहाँ क्या बचेगा? i। देखिए i की पावर n+1 को ऐसे लिख सकते हो ना, i की पावर n इंटू आई की पावर n+2 को i की पावर n इंटू i² नहीं लिख सकते हो, आधार समान घातें जुड़ जाएंगी गुणे में, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा? i² बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? i³ बचेगा, बात समझे। अब देखिए जरा, ये आपका i की पावर n तो है ही 1 प्लस i² की वैल्यू -1 और i³ की वैल्यू -i। देखिए ध्यान से, अब बार बार आप निकालने बैठोगे तो फिर क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, फाइनली i की पावर n इंटू 0, ये आपको रिजल्ट क्या मिल गया? 0। देखिए ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट है, इसको आपको ध्यान से समझना चाहिए भी। कभी भी i की पावर लगातार 4 बढ़ती हुई घातें हो, 1 का अंतर हो और वो जुड़ रहा हो, याद रखिएगा i की घात में मतलब i के 4 पद लिखे हों, आपस में जुड़ रहे हों और घातों में 1 का अंतर हो, चाहे वो बढ़ता हुआ क्रम हो चाहे वो घटता हुआ क्रम हो, हमेशा उसका मान क्या होता है? 0 होता है। अब सपोज मान लीजिए कहीं पर लिखा होता i की पावर 10 प्लस i की पावर 11 प्लस i की पावर 12 प्लस i की पावर 13, ये लिखा होता। आपको करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप देखते
4 हैं, 10 11 12 13, एक एक का अंतर है, सीधे 0 बता दो। ये ऐसे भी होता है, जैसे मान लीजिए 1/i⁻7 + 1/i⁸ प्लस 1/i⁻9 प्लस 1/i⁻10, इस तरीके से अपॉन में भी होता तो भी वैल्यू आप क्या देते, 0 ही दे देते। बस घातें एक एक के अंतर में बढ़ते हुए या घटते हुए हों और 4 4 का जोड़ा आपका बन रहा हो। सपोज मान लीजिए कहीं पर किसी ने क्वेश्चन ऐसे लिख दिया, देखिए ध्यान से, i + i² प्लस i³ प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ पर उसने लिख दिया i⁻10। अब देखिए ज़रा ध्यान से, i + i² प्लस i³ प्लस i⁻4, यहाँ तक तो 0 हो गया। फिर i�5, i⁻6, i⁻7, i⁻8, ये भी 0 हो गया, क्योंकि 4 4 को जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। बचा क्या, i⁻9 प्लस i⁻10। तो अब i⁻9 को आप क्या लिख सकते हो, 4 से भाग दोगे, 1 शेष बचेगा तो i हो जाएगा, 4 से भाग दोगे 2 शेष बचेगा तो i² हो जाएगा, तो i-1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको इस चीज़ का एप्लीकेशन करते हुए आना चाहिए। ये एक फार्मूले के तौर पे भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोगों ने एक रिजल्ट निकाला, क्या निकाला ये ध्यान रखिएगा, i⁻n प्लस i⁻n+1 प्लस i⁻n+2 प्लस i⁻n+3 = 0 होता है। ये अपॉन में भी हो तो चलेगा, कहने का मतलब n अगर निगेटिव भी है तो भी चलेगा। ये हम लोगों ने एक रिजल्ट निकाल लिया, इसलिए इसको ऐसे लिख लिया। चलिए क्वेश्चन है सिग्मा n = 1 से लेके 12 तक, है ना, और ये है i⁻n प्लस i⁻n+1। ध्यान से देखिए, ये है, यानी कह रहे हैं n का मान 1 से लेके 12 तक है। n का मान 1 से लेके कहाँ तक है, 12 तक है। तो जब n का मान 1 रखोगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, i होगा, ठीक है। और n का मान जब 2 रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग भी सिग्मा तो कर सकते हो, इसको कर सकते हो ना भाई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, सिग्मा n = 1 to 12 i⁻n प्लस सिग्मा n = 1 to 12 i⁻n+1, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए, जब n का मान 1 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, i होगा, जब n का मान 2 होगा तो i² होगा, फिर क्या होगा, i³ होगा, फिर क्या होगा, i⁻4 होगा, और ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, i⁻12 तक जाएगा, और ये सब आपस में जुड़ जाएंगे। इसका काम तो हो गया पहले वाले का। प्लस दूसरा, जब n का मान 1 होगा तो 1 + 1 यहाँ कहाँ से शुरू होगा, i² से शुरू होगा, क्योंकि n+1 है। जब 1 रखा तो i² मिला, जब 2 रखोगे यहाँ पर तो 2 1 3 i³ हो जाएगा, है ना। और प्लस करते करते आप देखिए, जब आप लास्ट में n का मान 12 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, i⁻13 हो जाएगा। इतनी बात आप समझे, इसी रिजल्ट का हम प्रयोग करने वाले हैं। अब आप देखिए, i⁻1 से लेके i⁻4 तक 0, फिर 5 से लेके 8 तक 0, है ना, और फिर 9 से लेके 12 तक 0, फाइनली ये क्या हो गया, 0। बात समझ रहे हैं ना, i प्लस i² प्लस i³ प्लस i⁻4, देखिए एक एक का अंतर है घातों में, ये 0 हो गया। फिर ऐसे i⁻5 प्लस i⁻6 प्लस i⁻7 प्लस i⁻8, वो भी 0 हो जाएगा, प्लस i⁻9 i⁻10 i⁻11 i�4 वो भी 0 हो जाएगा। कुछ बचा यहाँ पे, नहीं बचा, ये 0 हो गया। प्लस अब यहाँ से देखिए, i² प्लस i³ प्लस i⁻4 प्लस i⁻5, यानी 2 से 5 तक 0 हो जाएगा, फिर 6 से 9 तक 0 हो जाएगा, और फिर 10 से 13 तक 0, i⁻10 प्लस i⁻11 प्लस i⁻12 प्लस i⁻13, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। फाइनल आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में यहीं पर क्या कर देते, यहीं पर मान लीजिए कर देते 13, तो अब आपको कहाँ तक लिखना पड़ता, i⁻13 तक लिखना पड़ता। यहाँ पे कहाँ तक लिखना पड़ता, i⁻14 तक लिखना पड़ता। अब आप देखते क्या होता, यहाँ पर देखिए i⁻12 तक तो 0 हो जाता, क्यों, 1 से 4 0, फिर 5 से 8 0। अरे भाई ऐसे लिखोगे ना, i प्लस i² प्लस i³ प्लस i⁻4 प्लस i⁻5 प्लस i⁻6 प्लस i⁻7 प्लस i⁻8 प्लस i⁻9 प्लस i⁻10 प्लस i⁻11 प्लस i⁻12 प्लस i⁻13, ऐसे तो लिखोगे। अब देखिए, यहाँ तक ये 0, यहाँ तक ये 0, 4 4 बन रहा है ना, यहाँ तक ये 0, बचता क्या, i⁻13 बचता, सिर्फ इस जगह क्या बचता, i⁻13 बचता। ऐसे ही यहाँ पर क्या बचता, i⁻14 बचता। अब आप देखिए, i⁻13 का मतलब क्या होता है, i⁻13 का मतलब देखिए, 13 में 4 से भाग दो, शेष क्या बचा, 1, तो i⁻1 प्लस 14 में 4 से भाग दो, क्या बचा शेष, 2,
तो ये बचा आई स्क्वायर। आई की पावर 1 का मतलब आई और इसका मतलब 1। आंसर आपको क्या मिल जाता? आई माइनस 1 मिल जाता। तो इस रिजल्ट का प्रयोग हम इस तरीके के प्रश्नों में बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस हमको थोड़ा सा ये याद रखना है, क्वेश्चन देखते समय ना तो घबराना है ना तो परेशान होना है, हमको बस ये देखना है कि क्वेश्चन हमें कहाँ से अपनी रिश्तेदारी बता रहा है। ठीक है, अगर आपने रिश्तेदारी निकालना सीख लिया है ना, तो फिर आप समझ लीजिए बहुत ही आसान है। कॉमन लाइफ में भी देखिए किसी के झगड़े होते हैं, किसी को कोई समस्या होती है, तो जो जितनी ज़्यादा रिश्तेदारी अपनी निकाल लेता है उसका उतना ही जल्दी काम हो जाता है, और जो अपना लिंक अपना व्यवहार नहीं निकाल पाता है तो कितना भी वो ज्ञानी हो, कितना भी हो, जो कुछ भी हो, लेकिन वो फिर काम आता नहीं है। कहने का मतलब प्रश्न सॉल्व करते समय जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया डेफिनेटली मानिए उसमें सोल्यूशन उसका आपको छिपा के दिया गया है। अब वो आपको किसी तरीके सुलझाना है और वहाँ तक पहुँचाना है। चलिए ना ज़्यादा बात करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सब कॉम्प्लेक्स नंबर ही लिखी हुई है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जो ये पार्ट होता है x, जो x होता है ये क्या होता है? रियल पार्ट होता है। ये क्या होता है? रियल पार्ट होता है। और जो y होता है ये क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट, यानी जो x है ये वास्तविक भाग है और जो y है ये काल्पनिक भाग है। याद यहाँ पर आपको ये रखना है कि x हो चाहे y हो, दोनों ही बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। अब आप कहोगे कि सर अभी आप कह रहे हो कि y वास्तविक भाग काल्पनिक भाग है और x वास्तविक भाग है। x तो रियल नंबर को बिलोंग कर गया पर y कैसे? तो भाई ये जो y है इमेजिनरी पार्ट, वो सिर्फ इसलिए इमेजिनरी है क्योंकि इसके साथ i का मल्टीप्लिकेशन है। जब हम केवल y की बात कर रहे हैं तो ये वास्तविक है। जब y के साथ i का गुणा हो गया तो इस सम्मिश्र संख्या में अब ये y वाला पार्ट जो हो गया वो क्या हो गया? ये काल्पनिक हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 3 + 2i, तो यहाँ ध्यान देने की बात है, ये तो x हो गया और ये y हो गया और ये i हो गया। उसी तरीके से तो लिखा हुआ है। अब देखिए ये जो 2 है रियल है कि नहीं है? ये 3 है रियल है कि नहीं है? है ना रियल। तो ये जो x और y है ये रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन इसको हम काल्पनिक भाग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके साथ i का जब गुणा हो जाता है तो काल्पनिक भाग हो जाता है। अब अगर आपसे कोई प्रश्न में पूछे कि जो 3 + 2i था इसमें रियल पार्ट ऑफ, इसको अगर हम z बराबर मान लें, तो अगर आपसे कहे कोई रियल पार्ट ऑफ z बताओ, यानी ये जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें रियल पार्ट क्या होगा? तो 3 होगा। आपसे कोई कहे कि काल्पनिक भाग क्या होगा, तो आप 2i ना बता के क्या बताओगे? 2, क्योंकि जब आप तुलना करोगे देखो i y की जगह क्या लिखा है? 2i, तो i से i कैंसिल, y की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया रियल पार्ट और ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। साथ में ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो x और y होते हैं या 3 और 2 को केवल देखें, i हटा दें तो ये है तो वास्तविक ही, जब i लग गया तब काल्पनिक है। तो चलिए ये बात हमारी आपकी हो गई कि वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग क्या होते हैं। सपोज मानिए कि ये जो हमारा x + i था, अब अगर ये x क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब अगर ये x क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बची? तो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर बची केवल i y, है ना। तो इसको हम बोलते हैं शुद्ध काल्पनिक। क्या बोलते हैं? प्योर इमेजिनरी, शुद्ध काल्पनिक, प्योर इमेजिनरी, है ना, या पूर्णतः काल्पनिक, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर y 0 हो जाता, अगर मान लीजिए y 0 हो जाता तो z बराबर क्या हो जाता? x। इसको x + 0i तो लिख सकते हैं ना अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखना चाहें। तो 0i का तो कोई मीनिंग है नहीं, यानी केवल और केवल ये नंबर कैसा बचा? ये बचा शुद्ध वास्तविक। ये क्या हो गया? शुद्ध वास्तविक, शुद्ध वास्तविक, प्योर रियल। ये प्योर रियल है और ये क्या है? प्योर इमेजिनरी है। यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सपोज मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है चलिए अभी क्वेश्चन आगे कराते हैं। ये आप समझे शुद्ध काल्पनिक क्या होता है और शुद्ध वास्तविक क्या होता है। अब आप देखिए ज़रा, यहाँ पर सपोज मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 3 + 2i, तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z कितना हो जाएगा? यानी इसका जो वास्तविक भाग कितना है? 3। काल्पनिक भाग कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझे? अब देखिए ज़रा ध्यान से, रियल पार्ट और
आपका जो इमेजिनरी पार्ट है, जो वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग है, उसको अगर हम कॉमा लगा के इस तरीके से लिख दें तो आप देखोगे ये निर्देशांक जैसे लग रहे हैं। यानी इस सम्मिश्र संख्या को अगर हम निर्देशांकों के रूप में लिख दें तो इसको कहते हैं क्रमित युग्म के रूप में लिखना। कैसे कहते हैं? क्रमित युग्म के रूप में, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखना। अब सपोज मान लीजिए आपसे कोई कह देता कि 1 प्लस आई को ऑर्डर्ड पेयर में लिखो, तो ये क्या हो जाता? 1, और आई का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या हो जाता? 1। मान लीजिए आपसे कोई कह देता 2 माइनस आई, तो क्या हो जाता? 2, -1, ये ऑर्डर्ड पेयर हो जाता है। मान लीजिए आपसे कोई कह देता 3i - 2। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ऑर्डर्ड पेयर में आपको पहले रियल पार्ट लिखना होता है, और रियल पार्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा, रियल पार्ट बिना आई वाला होता है। तो यहाँ पर -2 हो गया रियल पार्ट, और आपका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? 3 हो गया। बात समझे? कोई कह देता केवल 5i, कोई कह देता केवल 5i, इसको क्रमित युग्म के रूप में लिखो, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखो। तो आप देखिए रियल पार्ट है ही नहीं, तो क्या है? 0 है, 0, 5। इस तरीके से आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी सम्मिश्र संख्या को। और सपोज मानिए कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि 1, 3 को सम्मिश्र संख्या के रूप में दर्शाओ, तो देखो रियल पार्ट हो गया 1, तो 1 प्लस, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? 3, और इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ आई लगता है, तो इसको आप ऐसे लिख दोगे। तो ये कोई बड़ी चीज़ यहाँ पर है नहीं। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं ध्यान से। अगर 2 सम्मिश्र संख्याएं हैं आपकी, ये बात आप समझ गए। शुद्ध काल्पनिक क्या है? शुद्ध काल्पनिक तब होगा जब वास्तविक भाग बिल्कुल 0 होगा, और शुद्ध वास्तविक तब होगा जब काल्पनिक भाग बिल्कुल 0 होगा। ये बात तो आप समझ गए, ठीक है। क्रमित युग्म में कैसे लिखते हैं ये भी आप समझ गए। चलिए अब आप देखिए रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ये भी आप अच्छे से जान गए हैं। सपोज मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है z1 बराबर x प्लस आई वाई है और z2 बराबर a प्लस आई बी है। अगर आपसे कोई कह दे z1 बराबर z2 है, तो याद रखिएगा z1 बराबर अगर z2 है तो रियल पार्ट के बराबर होगा, और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। ये नहीं है कि ये इसके बराबर हो जाए और ये इसके बराबर हो जाएगा, संभव ही नहीं है। अगर 2 सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर हैं तो रियल पार्ट के बराबर, वास्तविक भाग के बराबर, काल्पनिक भाग के बराबर ही होगा। इसमें आपको संशय नहीं होना चाहिए। एक चीज़ आप यहाँ पर और ध्यान दीजिए कि z1 बराबर z2 तो पॉसिबल है, लेकिन z1 ग्रेटर देन z2 या z1 लेस देन z2 ये पॉसिबल नहीं है। यानी सम्मिश्र संख्याओं में ये इनइक्वालिटी के साइन नहीं चलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अब अगर z1 बराबर z2 है तो क्या हो जाएगा? x बराबर a हो जाएगा, और देखिए i y बराबर i भी, तो y बराबर क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो 2 सम्मिश्र संख्याओं की अगर आप तुलना कर रहे हो तो वहाँ पर वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग आपस में अलग अलग बराबर होंगे। सपोज मान लीजिए x प्लस आई वाई बराबर दिया गया है -2 प्लस 3i, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? -2, और आई वाई बराबर कितना? 3i, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, वास्तविक के बराबर और काल्पनिक के बराबर ही होगा, ठीक है। अब चलिए कुछ नई चीज़ें और सीखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याओं को भी हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, बिल्कुल जो है आसानी से कर सकते हैं। पर कैसे कर सकते हैं? जोड़ना और घटाना तो बिल्कुल ही आसान है। सपोज मान लीजिए आपका कोई z1 है, मान लीजिए हम छोटा सा कोई ले लेते हैं 1 प्लस आई, और आपका z2 है, क्या है? मान लीजिए 2 प्लस 3i, सपोज मान लीजिए ये ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? z1 प्लस z2 करना है। तो आप क्या करिएगा? याद रखिएगा जब आप प्लस करने जा रहे हैं तो वास्तविक से जुड़ेगा, काल्पनिक से जुड़ेगा। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3, और प्लस 4i। सपोज मान लीजिए आपको ये z1 माइनस z2 करते तो 1 - 2 क्या हो जाता? -1, i - 3i क्या हो जाता? -2i। तो जोड़ना और घटाना बिल्कुल आसान, वास्तविक को वास्तविक से
और काल्पनिक को काल्पनिक से जोड़ दो या घटाना है तो घटा दो। सपोज मान लीजिए अब आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए Z1 इंटू Z2 करना है, तो आप क्या करते 1 प्लस आई इंटू 2 प्लस 3i, और जैसे आप गुणा करते हो बिल्कुल उसी तरीके से 2 एकम 2 प्लस 2i और प्लस 3i और प्लस 3i स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 2 प्लस 5i और -3। कैसे -3? आई स्क्वायर का मान -1 होता है देखिए, और -1 का गुणा 3 से करोगे तो -3 हो जाएगा। 2 - 3 कितना हो जाएगा? -1 प्लस 5i। ये बात आप समझ गए? ये आपका Z1 इंटू Z2 हो गया। अब सपोज मान लीजिए आपको Z1 अपॉन Z2 करना होता। क्या करना होता? Z1 अपॉन Z2। तो आप कैसे करते? Z1 की वैल्यू क्या है? 1 प्लस आई है, ध्यान दीजिए, अपॉन ये क्या है? 2 प्लस 3i है। ये क्या है? 2 प्लस 3i है। अब आप करोगे क्या? कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे? कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई। अब एक चीज़ यहाँ समझ लो कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? हम क्या करें, जो i है ना, इसके आगे एक माइनस लगा दें, या जो b है उसका साइन चेंज कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस आई बी। इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, इसको z बार बोलते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अगर मान लीजिए z बराबर a माइनस आई बी होता तो फिर साइन चेंज कर देते i का, तो क्या हो जाता? a प्लस आई बी z बार। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये आप उसके क्या होते हैं? कॉन्जुगेट होते हैं। तो 2 प्लस 3i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3i अपॉन 2 माइनस 3i। अब आप देखिए मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2i है ना, माइनस 3i और माइनस 3i स्क्वायर अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो होता है। चलिए अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ कि आपका 2 माइनस आई, 2i माइनस 3i माइनस आई होगा, और देखिए -3 है और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, -3 इंटू -1 प्लस 3 हो जाएगा। इसमें तो कोई समस्या नहीं है आपको, ठीक है। अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आई स्क्वायर। देखिए ये आई स्क्वायर की वैल्यू फिर -1 होती है ना, -1 इंटू -9 क्या हो जाएगा? +9, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो आप। अब देखिए 2 और 3 क्या हो जाएगा? 5 माइनस आई अपॉन 13। ये आपका हो गया कैसे? Z1 अपॉन Z2। अभी देखिए कभी कभी क्या कह देंगे, जैसे मान लो यही आ गया है ना, अब इसको कह देंगे a प्लस आई बी के रूप में लिखो, कह देंगे a प्लस आई बी के रूप में लिखो। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, रियल पार्ट अलग कर लो। देखो 5/13 ऐसे लिख सकते हो, माइनस आई अपॉन 13 हो गया ना a प्लस आई बी के रूप में, है ना। या थोड़ा सा और ऐसे लिख लो, i इंटू 1 अपॉन 13, तो ये हो गया ना a प्लस आई बी के रूप में। तो ये आपका हो गया। अब सपोज मान लीजिए यहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछते कि Z1 बराबर 1 प्लस आई है, Z2 बराबर 2 प्लस 3i है। अब आपसे क्वेश्चन कह देते कि आप बताइए सर रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 ये क्या होगा? आर आप ऐसे लिख देते तो आप समझ जाते कि Z1 अपॉन Z2 जो आने वाला है उसका जो रियल पार्ट है वो हमें बताना है, इमेजिनरी पार्ट नहीं बताना है। तो रियल पार्ट क्या है? देखिए 5/13 है, आप आंसर क्या देते थे? 5/13। मान लीजिए आपसे वो कह देते इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 ये आपको बताना है, तो आप क्या बताते? -1 अपॉन 13। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो कुछ इसमें ज़्यादा बड़ा सा है कुछ नहीं, जोड़ना और घटाना तो बिल्कुल सिंपल। गुणा भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे करते हैं, बस हमें ध्यान रखना जहाँ आई स्क्वायर होगा वहाँ -1 पुट कर देंगे। और भाग करने का तरीका क्या है कि जो हर है उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दो। कंजुगेट कैसे निकालते हैं? आई को -i से रिप्लेस कर दो। अब अगर खुद -i होगा तो एक बार फिर माइनस लगाओगे तो प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब है आई का साइन आप चेंज कर दो। जैसे 2 प्लस 3i था तो 2 माइनस 3i से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, सॉल्व कर दिया, और a प्लस आई बी के रूप में आप लिख दो, मतलब रियल पार्ट अलग कर दो और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दो। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। देखिए कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। z बराबर अगर x प्लस आई वाई है और उसका अगर हम कंजुगेट निकालना चाह रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो y का सिंबल है या i के साथ जो सिंबल है उसको चेंज कर दो। तो x माइनस आई वाई क्या हो जाएगा? सही गुमी हो जाएगा, किसका? z का। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं z बार से,
ठीक है। तो अगर z बराबर x प्लस आई वाई तो z बार क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई। अब सोचिए ध्यान से, अगर हम z बार का फिर से बार निकालें तो फिर से इसका सिंबल चेंज कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा x प्लस आई वाई, और x प्लस वाई क्या था, z था। यानी z बार का फिर से बार निकालेंगे तो वही आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगी जो पहले से थी। ये चीज़ आपको रिजल्ट अपने माइंड में रखना है, क्योंकि आगे जब हम लोग सवाल करेंगे, क्योंकि इसके कम से कम 4 से 5 लेक्चर होने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करोगे तो आपको समस्या नहीं होगी। अगर हम z प्लस z बार करें तो देखिए z प्लस z बार करेंगे तो x प्लस x तो 2x हो जाएगा, और आई वाई माइनस आई वाई कट जाएगा तो 2x आएगा ना, यानी 2 और रियल पार्ट ऑफ z, यानी रियल पार्ट ऑफ z तो यही था ना, x ही तो था, रियल पार्ट ऑफ z x था ना, तो 2 रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा। और अगर हम z माइनस z बार करेंगे तो देखिए जरा ध्यान से देखिए, माइनस करने पर इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, x से x कट जाएगा, आई वाई प्लस आई वाई, 2i हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2i। अच्छा 2i तो आपका है ही है, और y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2i और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। देखिए अगर दो सम्मिश्र संख्याएं हैं उनको हम जोड़ें या घटाएं और फिर उसका संयुग्मी निकालें तो वही मिलेगा कि हम उनका पहले संयुग्मी निकाल लें फिर जोड़े घटाएं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि ये z है, ये z बार है, x प्लस आई वाई, x माइनस आई वाई। अगर हम क्या करें, इसको अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो पहले जोड़ लें और जोड़ने के बाद जो आए फिर उसका संयुग्मी निकालें, या हम क्या करें पहले इसका संयुग्मी निकालें और इसका संयुग्मी निकालें फिर बाद में जोड़ लें, रिजल्ट वही रहेगा। कहने का मतलब है होल बार ऑफ z1 प्लस माइनस z2 इक्वल्स टू z1 बार प्लस माइनस z2 बार। प्लस माइनस का मतलब प्लस करना है तो प्लस, माइनस करना है तो माइनस। सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होगी। अगर दो या दो से ज़्यादा भी सम्मिश्र संख्या है उनका आपस में गुणा हो रहा है, और गुणा होने के बाद एक साथ आप निकालिए संयुग्मी कॉन्जुगेट या बार, या आप पहले करिए अलग अलग उनका निकाल लीजिए और फिर गुणा कर दीजिए। बात वही है। यहाँ पर क्या है, पहले गुणा होके फिर संयुग्मी निकल रहा है, यहाँ पर पहले संख्याओं का संयुग्मी निकाला गया है फिर गुणा किया जा रहा है। बात वही है। जिसे अगर ज़्यादा थे, मान लीजिए n पद थे तो अलग अलग n बार लिख सकते हैं। ये चीज़ मतलब ये प्रॉपर्टी और कुछ इसमें समझने लायक है नहीं, फिर भी बता रहे हैं। अब सपोज मानिए अगर z1 z2 z3 zn ये सब आपस में बराबर होते, ये सब आपस में बराबर होते और क्या होते, मान लो z होते, ये सब बराबर की क्या होते, z होते, तो ये z की पावर n हो जाता। अगर बराबर होते तो z की पावर n हो जाता, ऊपर क्या लग जाता, बार लग जाता। तो अब अगर ये सही है और अगर मान लें हम सब बराबर हैं तो ये z की पावर n हो जाएगा, ऊपर बार। अब सोचिए यहाँ पर क्या है, जब सब बराबर हैं तो ये क्या है, ये z है, ये भी z है, ये भी z है, ये भी z है, ऊपर बार लगा हुआ है, तो z बार को n बार गुणा करोगे तो z बार की पावर n हो जाएगा ना। कहने का मतलब ये है कि अगर चाहे हम z की पावर n निकालें, n का मतलब 2 4 6 8 10 जो भी है, और फिर उसका कंजुगेट निकालें, फिर उसका संयुग्मी निकालें, या पहले z का संयुग्मी निकाल लें और फिर उसका जो है पावर जो भी लगी है n है तो n कर दें। सेम चीज़ भाग में, अगर एक साथ पहले भाग करके संयुग्मी हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग पहले संयुग्मी निकाल के फिर आपस में भाग कर सकते हैं, रिजल्ट सेम रहेगा। ये चीज़ें नोट करिए, ज़रूरी है, आगे जब हम लोग लेक्चर्स में जाएंगे तो बहुत ज़रूरी रहेगा। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये कुछ छोटे से सवाल हैं। अब जैसे कह रहे हैं इसका संयुग्मी ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, जो आपका काल्पनिक भाग है उसका चिन्ह बदल दो, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3i हो जाएगा। काल्पनिक भाग का चिन्ह बदलना है, याद रखिएगा, ये ना बदल दीजिएगा बीच का, यही चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये काल्पनिक भाग है तो क्या हो जाएगा -5i माइनस 2। वास्तविक भाग का चिन्ह कभी नहीं बदलता। अब देखिए ये है तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें। क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे पहले मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस और आई स्क्वायर के लिए खुद -1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस 1, 1 माइनस आई अपॉन 2। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 माइनस 1/2 आई, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका अगर हमें संयुग्मी बताना हो तो हम क्या कह सकते हैं, 1/2 प्लस 1/2 आई। यही तो सम्मिश्र संख्या बन के आई, इसको सॉल्व किया और फिर हमने इसका संयुग्मी बता दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो नहीं ही जाएंगे, लेकिन फिर भी चूँकि हमें बेस क्लियर करते हुए चलना है इसलिए बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए ये क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए z1 बराबर 1 प्लस 2i दिया गया है और z2 बराबर 2 प्लस 3i दिया गया है। आपको 2z1 माइनस z2 निकालना है। तो पहले तो आप निकालिए 2z1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4i हो जाएगा, 2 का गुणा कर दिया,
देखिए Z2 आपका दिया ही गया है, आपको Z1 बार की ज़रूरत पड़ेगी, तो Z1 बार क्या हो जाएगा, Z1 ये है, Z1 बार यानी I वाला चिन्ह उल्टा कर दो, I जिसके साथ है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2I हो जाएगा। Z2 आपको दिया गया है। अब देखिए फार्मूला यहाँ पर रख दीजिए, 2Z1 कितना है, 2Z1 आपका आया 2 + 4I है ना, माइनस क्या है, माइनस है Z2 क्या है 2 - 3I, भाई माइनस करोगे तो चिन्ह बदल जाएंगे ना इसके, ठीक है, इनटू Z1 बार कितना आया 1 - 2I और प्लस Z2 कितना है 2 + 3I, यही तो है। अब देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद 4I - 3I क्या बचा, सिर्फ I बचा, इनटू 1 + 2 कितना हो गया 3 और 3I - 2I क्या बचा, प्लस का I बचा, गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3I और प्लस I², तो ये 3I - 1। एक चीज़ थोड़ा सा आपसे कहेंगे, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसको माइंड मत करिएगा, है ना, आपको तरीका पता होना चाहिए। कई बार होता है माइंड कहीं इधर से उधर हो जाता है तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी पॉसिबल है, ठीक है, तो इसके लिए बहुत हो हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे Z1 दिया है, Z2 दिया है, आपको बताना है Z1 × Z2 अपॉन Z2 बार, है ना। ज़रा देखिए Z1 × Z2, सबसे पहले तो आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, Z1 × Z2 की, तो 3 + I × 3 - 2I, ये सॉल्व कर लो, 3 × 3 = 9 + 3I - 6I है ना, और -2I², तो देखिए 9 3 में 6 गया -3I -2 और I² की वैल्यू -1, तो -2 × -1 + 2 हो जाएगा, बताइए, तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 11 - 3I, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ से आपको चाहिए क्या, Z2 बार, तो Z2 बार क्या हो जाएगा, Z2 क्या है, ये है, तो Z2 बार क्या हो जाएगा 3 + 2I हो जाएगा। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी Z1 × Z2 अपॉन Z2 बार की, तो Z1 × Z2 अपॉन Z2 बार, ये चाहिए ना, तो देखिए Z1 × Z2 क्या आया है, यह है 11 - 3I अपॉन Z2 बार क्या है 3 + 2I। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका, इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई करा दो, 3 - 2I अपॉन 3 - 2I, ये देखिए क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे 11 × 3 = 33 है ना, -9I, यही तो हो जाएगा, और माइनस का 22I, ठीक है, इसका इससे गुणा कराया, और प्लस का 6I² अपॉन A² - B², 9 - 2I², ये तो हो जाएगा। अब आप देखिए ज़रा यहाँ पर क्या हुआ, 6I², I² का मान -1, -1 × 6 -6 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पर क्या हो गया -6 हो गया, -9 और -22, माइनस का 31 हो गया, है ना, देखिएगा माइनस का क्या हो गया 31I, ठीक है, I² का मान -1 और गुणे -2 + 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये, ठीक है, और 9 और 2 क्या हो जाएगा, सीधे 11 हो जाएगा। अब देखिए 33 में 6 गए, क्या बचा 27, ठीक है, तो यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं डायरेक्ट 27, यानी ये क्या हो गया 27 - 31I/11, यही तो हो गया 27 - 31I/11। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रियल पार्ट चाहिए, Z1 × Z2 अपॉन Z2 बार का रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा भाई 27/11, इसको ऐसे तो लिखोगे A + IB के रूप में, -31/11I, तो यही तो हो गया रियल पार्ट, आंसर क्या हो जाएगा 27/11। अगर इमेजिनरी पार्ट पूछते तो आप क्या बताते थे, -31/11, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं इसको A + IB के रूप में लिखिए, वही काम करना है, क्या करना है 3 + 4I अपॉन 4 + 5I है, जो डिनोमिनेटर है हर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना है, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इस तरीके से कुछ आएगा, अलग अलग कर देना, मतलब हर को रियल पार्ट के साथ अलग और इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग कर देना, और वही क्या हो जाएगा A + IB का रूप हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप कर लेंगे, इसमें समय नहीं बर्बाद करते हैं, कुछ आगे के क्वेश्चन देखते हैं। और अब जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। अब ये दिया गया है 1 - I अपॉन 1 + I होल पावर 36 = A + IB बताया गया है आपको, और कह रहे हैं A और B की वैल्यू बताइए। तो पहले तो इसके चक्कर में आप पढ़ो नहीं, 1 - I अपॉन 1 + I को आप सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 1 - I है अपॉन 1 + I है, इसको अगर हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई कराएं, ऊपर माइनस था भाई, है ना, तो ये हो जाएगा 1 - I अपॉन 1 - I, ये तो हो जाएगा, होल पावर 36 आपकी है, तो ये हो जाएगा आपका 1 - I का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, चल नहीं रहा मार्कर तो दूसरा उठाते हैं,
ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस आई का 1 माइनस आई का होल स्क्वायर इतना हो जाएगा, और अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर, और ये ऊपर 36 आपका लगा हुआ है। 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब देखिए ज़रा ध्यान से, होल पावर आपकी 36 चली रही है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, +1 -1 कट जाएगा, +1 -1 कट जाएगा, तो बचा क्या आपको, बचा माइनस का 2i अपॉन 2 की पावर 36, 2 से 2 कट गया, माइनस आई की पावर 36, क्या बचा माइनस आई की पावर 36। अब देखिए माइनस की पावर सम संख्या तो प्लस हो जाएगा, और ये आई की पावर क्या हो गया 36, 36 में 4 से भाग देंगे, क्या शेष बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचता, तो आई की पावर क्या लगाते हैं, चाहे 0 लगा दो चाहे 4 लगा दो, तो जब आपकी आई की पावर 4 लगाओगे तो फाइनली आंसर आपको क्या मिल जाएगा 1, यानी इसको सॉल्व करने पर आपको मिल रहा है 1, और ये किसके बराबर था, a प्लस आई बी के बराबर था, तो a प्लस आई बी बराबर जब आया 1, तो 1 प्लस 0i आप ऐसे लिख सकते हो इसको, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1 और b बराबर क्या हो जाएगा 0, ये आपके मान हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है, कह रहे हैं वह धन पूर्णांक, वह न्यूनतम धनात्मक मान किसका, n का, कि जिसके लिए ये जो है एक धन पूर्णांक हो। तो ठीक बात, देखिए 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, अब ये 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई था, ये 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई है, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई है, क्या कर दें कंजुगेट से मल्टीप्लाई करा दें, थोड़ा सॉल्व करते हैं, पावर आपकी n है ही, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर। देखिए तो आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर तो n है आपकी, ध्यान रखिएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 +1 -1 कट गया, क्या बचा 2i अपॉन 2 की पावर n, फाइनली आपका क्या बचा, फाइनली बचा i की पावर n। अब कह रहे हैं n का वह न्यूनतम धनात्मक मान जिसके लिए ये हम सॉल्व करें तो हमको जो आंसर मिले वो भी पॉजिटिव इंटीजर मिले, धन पूर्णांक मिले। कहने का मतलब है ये सॉल्व करके हम ले आए यहाँ तक, अब n का मान हम क्या रखें कि जो आंसर मिले वो हमें धन पूर्णांक मिले, ठीक है। साथ ही जो n का मान हमें रखना है वो भी क्या रखना है, धनात्मक ही रखना है। तो अब आप कह सकते हो सर n की जगह 0 रख दो तो i की पावर 0, इसका मान 1 हो जाएगा, धनात्मक आंसर मिल जाएगा। लेकिन n का मान आपने रखा 0 ना तो धन पूर्णांक ना तो ऋण पूर्णांक, इसलिए आपको चूंकि n का मान रखना है धनात्मक, तो अब आप n का मान क्या रख सकते हो, यहाँ पर n का मान रख सकते हो 4। जब i की पावर 4 रखोगे तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। कहने का मतलब n का न्यूनतम मान यहाँ पर अगर आप 4 रखिए तो इसको हल करने पर जो आंसर मिलेगा वो धन पूर्णांक ही मिलेगा। याद रखिए n का मान भी हमें धनात्मक ही रखना था, इसलिए हमने 4 रखा, ना था हम 0 भी रख लेते। बात ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है z बराबर x प्लस आई वाई, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी जगह एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये कह देते हैं n का वह न्यूनतम धनात्मक मान जिसके लिए ये जो है ये धन पूर्णांक ना कह के यहाँ कह देते वास्तविक हो, यहाँ क्या कह देते वास्तविक हो, तो अब वास्तविक होता तो अगर हम यहाँ i की जगह क्या रख देते, i की जगह 2 भी रख देते तो क्या मिलता -1 मिलता, और -1 तो वास्तविक है ना भाई। हमने 4 क्यों रखा, क्योंकि शर्त थी धन पूर्णांक हो, तब हमें 4 रखना पड़ा। लेकिन अगर वो कहते वास्तविक हो तो हमको आंसर चाहिए वास्तविक, तो हम i की पावर 2 रखते तब भी तो हमें -1 मिलता, और -1 तो वास्तविक है ना, तो हमें n का न्यूनतम मान रखना था तो हम क्या रख देते 2 रख देते। लेकिन तब जब क्वेश्चन होता वास्तविक हो, क्वेश्चन क्या है अभी धन पूर्णांक, इसलिए हम 2 नहीं रख सकते, क्योंकि 2 रखने पे -1 मिलेगा और वो धन पूर्णांक नहीं होता, इसलिए हमको क्या रखना पड़ा 4 रखना पड़ा। अगला क्वेश्चन z बराबर x प्लस आई वाई, तो आई जेड प्लस ये आपको निकालना है, तो आई जेड, तो जब गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई, ये तो आई जेड हो गया, प्लस 2i और प्लस 1। देखिए ज़रा ध्यान से, आई स्क्वायर वाई और ये आई एक्स, तो आई एक्स तो आपका ऐसे ही लिखा रहेगा, माइनस वाई हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, प्लस 2i और प्लस 1, ठीक है, बराबर 0 आपका चल रहा है। ध्यान दीजिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रियल हो जाएगा, तो 1 माइनस वाई एक साथ लिख दो, इन दोनों में से i कॉमन आपका मिल जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा ना, x प्लस 2 ही तो बचेगा, कोई दिक्कत है आपका, बराबर 0 प्लस 0i लिख सकते हो। अब देखिए जब आप तुलना करोगे तो वास्तविक भाग की तुलना वास्तविक भाग से, तो 1 माइनस वाई बराबर 0, काल्पनिक भाग की तुलना काल्पनिक से i कैंसिल, x प्लस 2 बराबर भी 0, यहाँ से x बराबर -2 मिलेगा और यहाँ से y बराबर क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ये x और y के मान आपको प्राप्त हो गए।
तो कुछ क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरीके से। मुझे उम्मीद है आप एंजॉय कर रहे होंगे और धीरे धीरे हम लोग इजी से मॉडरेट और मॉडरेट से टफ लेवल पर जाएंगे। बस धैर्य से देखते रहिए और थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करते रहिए। एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कह रहे हैं यदि z बराबर x प्लस आई वाई हो और z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन शुद्ध काल्पनिक हो। शुद्ध काल्पनिक का मतलब इसका रियल पार्ट जीरो होने वाला है, वास्तविक भाग क्या होगा जीरो, तभी तो शुद्ध काल्पनिक होगा। तो कह रहे हैं ये z जो है ये कहाँ पर स्थित है, हमें 4 ऑप्शन मान लीजिए दे दिए गए हैं क्वेश्चन में। तो अब चूंकि पहले से हम सॉल्व करना जरूरी समझते हैं, करना ही पड़ेगा। z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, तो देखिए z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन की वैल्यू आप निकालिए। सबसे पहले z की वैल्यू क्या है, x प्लस आई वाई है ना, माइनस वन अपॉन x प्लस आई वाई है ना प्लस वन, ये तो हो जाएगा। इसको हम अगर ऐसे लिखें, कैसे, ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस वन प्लस आई वाई है ना, रियल पार्ट एक साथ और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। अब हम क्या करें, अब हम कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कराएं। और कॉन्जुगेट क्या होता है, जहाँ पर हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो इसके कॉन्जुगेट का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x प्लस वन है ना, ध्यान से देखिएगा, माइनस आई वाई, ये तो हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट, अपॉन x प्लस वन है ना माइनस आई वाई, ये इसका कॉन्जुगेट आपका हो गया। अब देखिए, अब आप देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसका आपस में गुणा करा देते हैं। तो अब ऊपर तो हम इसको ऐसे रख लें क्योंकि हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, ऊपर नीचे हम कुछ बनाना चाह रहे हैं इसलिए ऐसे लिखा। देखिए अब गुणा कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना माइनस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस आई एक्स वाई, ये तो हो जाएगा। वन का गुणा कराओगे प्लस एक्स माइनस वन प्लस आई वाई, वन का हो गया। आई वाई का कराओगे तो माइनस का आई एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस का आई एक्स वाई हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा प्लस का आई वाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस का आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। अपॉन में आपका क्या होने वाला है, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें आपको कोई समस्या हो तो बताओ। कुछ नहीं किया है, केवल गुणा किया है और अभी खोल दिया है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, कुछ मिस्टेक हो गई क्या, ये देखिए प्लस का होगा, प्लस का जब इससे गुणा कराओ तो प्लस का होगा। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये भाई साहब इससे गए, ये भाई साहब इससे गए और कुछ गया क्या, और तो कुछ नहीं ही गया। चलिए तो अब ये देखिए क्या हो गया, ऊपर हो गया आपका एक्स स्क्वायर है ना, और ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, माइनस वन आई वाई प्लस का टू आई वाई, यही तो हो गया। और आपका देखिए आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस का आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन और वाई स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर डायरेक्ट लिख दें इस जगह, ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर हो गया। अपॉन में देखिए क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, माइनस का आई स्क्वायर वाई स्क्वायर था, तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन इंटू माइनस प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा चलिए, तो अब हम क्या करें, रियल पार्ट को एक साथ लिखें, क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन है ना प्लस टू आई वाई है ना अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। ये हम लोगों ने इतना सॉल्व कर लिया है। अब आप देखिए इतना सॉल्व करने के बाद ये हम लोगों ने क्या निकाला है, z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन। अब अगर हम इसे a प्लस आई बी के रूप में लिखें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका आई हो जाएगा यहाँ पर, और टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, यही तो है, a प्लस आई बी के रूप में हो गया। और कह रहे हैं सवाल में कि ये जो चीज़ है ये शुद्ध काल्पनिक है, इसको सॉल्व करके हम ये लाएं और ये शुद्ध काल्पनिक है, यानी यही वाला भाग है ये जीरो होना चाहिए, तभी तो शुद्ध काल्पनिक होगा।
शुद्ध काल्पनिक कब होगा? जब ये वाला भाग जीरो हो जाए, तभी तो आई वाला टर्म केवल बचेगा, बाकी बिना आई वाला भाग तो खत्म हो जाएगा। तो शुद्ध काल्पनिक है अगर, प्योर रियल है अगर, आपका प्योर रियल है तो क्या होगा, आपका रियल पार्ट ऑफ z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन का रियल पार्ट क्या होना चाहिए? जीरो। और रियल पार्ट है क्या? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन बराबर जीरो। अब ध्यान से देखिए, ये इधर जीरो के पास चला जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर आप देखें इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वन, और वन को आप क्या लिख सकते हैं? वन का स्क्वायर। अगर आपने वृत्त पढ़ रखा है, वृत्त, परिवलय, अति परिवलय, दीर्घवृत्त वगैरह, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये उसी रूप में तो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये वृत्त में स्थित है। ये बात आपको समझ में आई होगी। ये वृत्त का समीकरण होता है, जब हम लोग पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे। वहाँ पर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक ही जगह क्या है? वन। सपोज मानिए यहाँ पर शुद्ध काल्पनिक ना कह के सवाल चेंज कर देते और यहाँ कह देते शुद्ध वास्तविक है। क्या कह देते? शुद्ध वास्तविक है। अगर ये कहते, अगर कहते, तो हम क्या करते? शुद्ध वास्तविक तब होता जब ये वाला पार्ट जीरो होता, तभी तो ये केवल वास्तविक भाग बचता। तो शुद्ध वास्तविक होता तो यहाँ पर क्या होता? देखिए 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन बराबर जीरो होता कि ना होता? भाई इसको जीरो करना पड़ता, क्योंकि अगर शुद्ध वास्तविक होता तो हमारा शुद्ध वास्तविक तभी होता जब ये जीरो हो जाए, तो हम इसको जीरो बराबर कर दे रहे हैं। तो ये इधर जाके जीरो हो जाएगा, तो फाइनली आपका क्या बचेगा? 2y बराबर जीरो, y बराबर जीरो। y बराबर जीरो किसका समीकरण होता है? x अक्ष पर समीकरण होता है। भाई y बराबर जीरो कहाँ होगा? y बराबर जीरो यहीं कहीं तो होगा, यहीं कहीं। इसका मतलब ये स्थित कहाँ होता है? ये x अक्ष पर स्थित होता। सवाल ऑप्शन होता है यहाँ कहीं x अक्ष पर स्थित होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सवाल में फिलहाल कहा गया था शुद्ध काल्पनिक, तो आंसर हमारा है वृत्त पर, क्योंकि वृत्त का समीकरण हमको प्राप्त हो गया। अगर शुद्ध वास्तविक कह देते तो जब हम सॉल्व करते तो हम इसको जीरो बराबर करते, y बराबर जीरो मिलता है। इसका मतलब ये जो हमारे सिस्टम था, जो भी z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन था, वो कहाँ होता? x अक्ष पर होता। क्यों? क्योंकि y जीरो तो x अक्ष पर ही तो होता है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था, इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है आपको ध्यान रखने चाहिए, जैसे z1 बराबर x1 प्लस आई वाई वन हो, z2 z3 ऐसे ये तीन सम्मिश्र संख्याएं हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो इनमें ये रूल अप्लाई हो जाते हैं जिसको बोलते हैं क्लोजर लॉ, समवर्क नियम। z1 प्लस z2 करोगे तो भी कॉम्प्लेक्स होगा, z1 इंटू z2 करोगे वो भी कॉम्प्लेक्स होगा। क्रम विनिमय क्या होता है? चाहे हम z1 में z2 जोड़ें या z2 में z1 जोड़ें, वही आंसर मिलेगा। या गुणा में भी क्या होगा? चाहे हम z1 में z2 का गुणा करें, चाहे z2 में z1 का गुणा करें, तो भी वही होगा। यानी क्रम को अगर आगे पीछे कर देते हैं योग और किसमें? गुणा में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साहचर्य नियम क्या है? अगर z1 z2 z3 तीन संख्याएं थीं, तो अगर हम z2 z3 जोड़ के उसे z1 में जोड़ें, वही आंसर मिलेगा जो हम z1 और z2 जोड़ें उसे z3 में जोड़ें। सेम चीज़ गुणा में है। अब बंटन नियम क्या होता है? तो बंटन नियम वही है कि अगर दो चीज़ों का योग किसी तीसरे से गुणा हो रहा है तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये यहाँ z2 होगा और यहाँ z3 होगा, तो z1 इंटू z2 और z1 इंटू z3 ऐसे आप लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। तो ये तो आप बहुत चीज़ों में पढ़ते चले आ रहे हैं, इसमें कुछ नया आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये नियम कहाँ लागू होगा? प्लस और कहाँ पर? गुणा में। ये नहीं कि आप कहीं z1 माइनस z2 है तो इसे z2 माइनस z1 लिख लो, भैया कभी भी नहीं ऐसा कर सकते हो। 3 माइनस 2 बराबर 2 माइनस 3 नहीं लिख सकते हो आप, वही चीज़ भाग में भी नहीं कर सकते हो, याद रखना। अब योज्य एवं गुणात्मक तत्समक क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक। सपोज मान लीजिए कोई संख्या आपको सम्मिश्र संख्या दी हुई है x बराबर x प्लस आई वाई, ठीक है, z बराबर x प्लस आई वाई दी है। इसका आपको योज्य तत्समक बताना है, यानी इसमें आप कुछ जोड़ो और जो मिले वो तत्समक हो, यानी जो दिया गया है उसी के समान हो। तो अब आप इसमें क्या जोड़ोगे कि आपको यही मिल जाए? फाइनली आप कहोगे सर जीरो जोड़ो, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? तो इसका योज्य तत्समक क्या होगा? जीरो होगा। और गुणा क्या करो कि वही मिल जाए? अगर मान लीजिए x प्लस आई वाई दिया हुआ है, क्या गुणा करोगे? जब आप एक का गुणा करोगे तभी तो आपको वही संख्या फिर से मिलेगी। तत्समक शब्द ही आपको बता रहा है उसी के समान मिले। योज्य तत्समक यानी जोड़ने पर वही मिल जाए जो था, तो जीरो जोड़ोगे, वही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुणन तत्समक
1 का गुणा कर दोगे। कभी कभी इसको 0 + 0i लिख देते हैं और इसको 1 + 0i लिख देते हैं, तो इससे आपको परेशान होना नहीं है। तो योज्य तत्समक और गुणन तत्समक क्या होता है, ये चीज़ आपको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं हम लोग प्रतिलोम की। किसकी बात करते हैं? प्रतिलोम की। ठीक है, प्रतिलोम भी 2 होते हैं, एक होता है योज्य प्रतिलोम और एक होता है गुणन प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम कुछ भी कहें। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? देखिए, प्रतिलोम का मतलब है, योज्य की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या सोचना है, यहाँ तत्समक था यानी वही मिल जाए, और यहाँ पर क्या सोचना है, 0 मिल जाए। और गुणन में क्या सोचेंगे कि 1 मिल जाए। यानी अगर कोई संख्या है x + iy सम्मिश्र संख्या है और इसमें हम क्या जोड़ें, जब योज्य प्रतिलोम की बात करें कि 0 मिल जाए, तो हम क्या करें, x + iy में अगर हम यही चीज़ कर दें, उसका माइनस करके और जोड़ दें, तो आपको 0 मिल जाएगा। कहने का मतलब योज्य प्रतिलोम क्या होता है, z का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -z हो जाएगा। यानी जो सम्मिश्र संख्या दी गई है उसके आगे माइनस लगा दो तो वही उसका योज्य प्रतिलोम होगी। सपोज मान लीजिए 2 + 3i का योज्य प्रतिलोम बताना था, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका योज्य प्रतिलोम आपका हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस लगा दो 2 + 3i के आगे, अंदर भेज दो -2 - 3i। देखो इसको इसमें जोड़ोगे 0 मिल जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम जब आपसे पूछते हैं तो वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिसका योज्य प्रतिलोम पूछ रहे हैं उसमें हम क्या जोड़ दें कि हमको 0 मिल जाए। गुणन प्रतिलोम जब पूछते हैं तो अब सपोज मान लीजिए z का गुणन प्रतिलोम बताना है, z का गुणन प्रतिलोम, तो z का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, z का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा आपका 1/z, क्योंकि तभी तो गुणा करोगे तभी तो 1 मिलेगा, क्योंकि गुणन में हमको क्या लाना होता है, 1 लाना होता है गुणन प्रतिलोम में। तो z का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 1/z, तभी तो गुणा करने पर 1 होगा। अब सपोज मान लीजिए z = x + iy था, तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/z, यानी 1/x + iy हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, x + iy हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका गुणन प्रतिलोम, यानी x + iy का गुणन प्रतिलोम क्या हो गया, 1/x + iy हो गया। देखिए, जब कभी प्रतिलोम भी पूछ दे, कभी कभी क्वेश्चन में सीधे कह देते हैं प्रतिलोम बताओ, तो आप सोचोगे योज्य बताना है कि गुणन बताना है, तो आप परेशान हो सकते हो। केवल प्रतिलोम का है तो भी गुणन की ही बात है, अगर गुणन प्रतिलोम का है तब तो है ही है। जब योज्य प्रतिलोम कहें तब हम इसकी बात करेंगे, और योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए दी गई सम्मिश्र संख्या में आगे माइनस लगा देंगे और माइनस का गुणा पूरा अंदर तक कर देंगे, और जो भी आंसर मिलेगा वो उसका योज्य प्रतिलोम होगा। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए थी, और उम्मीद है कि समझ भी गए होंगे, क्योंकि कोई भी इसमें बड़ी चीज़ थी नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये गुणन प्रतिलोम को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई सम्मिश्र संख्या आपको दी गई है, कोई सम्मिश्र संख्या आपको दी गई है z = x + iy, और इसका आपको गुणन प्रतिलोम निकालना है, या प्रतिलोम कहें तब भी गुणन की ही बात होगी। का प्रतिलोम क्या होगा, 1/z होगा ना। तो अब अगर आपको ये निकालना है तो 1/z क्या हो जाएगा, 1/x + iy हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए, 1/z को आप z की पावर -1 या z इन्वर्स कह सकते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करा देंगे। कॉन्जुगेट का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो x - iy/x - iy, यही तो हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा x - iy/x² - i² की वैल्यू -1 और माइनस लगा है तो प्लस का 1, और प्लस का 1 गुणे y² तो सीधे y²। बात समझ गए, नीचे क्या हो गया, x² + y², ये z इन्वर्स इक्वल्स टू है। अब सोचो, अगर z = x + iy है, पहली बात तो ये एक चीज़, ये रिजल्ट आपका ये काम आएगा डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा, हम आपको यहीं से कुछ और चीज़ समझाना चाह रहे हैं जिसकी बात हम लोग आगे करेंगे। देखिए, z = x + iy है, तो x - iy क्या रहा होगा, z बार रहा होगा ना, उसका संयुग्मी रहा होगा ना। तो इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, देखिए ध्यान से, z इन्वर्स बराबर इसको z बार लिख सकते हैं, बताइए, और अपॉन ये हो गया mod ऑफ z का स्क्वायर। अभी हम आगे बात करेंगे मॉड ऑफ z की, मापांक की बात करेंगे कि अगर z = x + iy है तो मॉड ऑफ z होता है √x² + y²। कैसे होता है ये बात करेंगे अभी। तो अब मॉड ऑफ z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा x² + y², ठीक है। तो अब अगर देखिए ध्यान से, अगर आप इसे देखें ध्यान से तो ये इधर आ जाएगा, है ना। अच्छा, z इन्वर्स को ऐसे फिर से लिख दो 1/z, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ये जब इधर आ जाएगा तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, z × z बार। ये एक रिज़ल्ट है, बहुत प्रयोग होता है। अभी हम लोग
शायद इस लेक्चर में तो नहीं, अगले लेक्चर में ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये आता कहाँ से है, चूँकि इतना बताया था तो ये हमने आपको बता दिया है और आगे भी बताएंगे। फिलहाल अब अगर आपको क्या निकालना था, गुणन प्रतिलोम निकालना था। अब जैसे मान लो आपको 2 + i का गुणन प्रतिलोम निकालना है, तो देखिए ध्यान से, अगर x + iy होता है तो इन्वर्स कैसे निकलता है, x - iy कर दो ऊपर, यानी ऊपर तो हम क्या कर देते हैं, जो भी संख्या दी है उसका कंजुगेट लिख देते हैं, तो 2 - i हो गया। अपॉन नीचे क्या कर दो, x² + y²। तो x की जगह देखिए क्या है, x की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और प्लस y की जगह क्या है, i का गुणांक कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर, 2 - i/5। डायरेक्ट ये इसका गुणन प्रतिलोम हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते थे 2/5 - i/5, ऐसे भी आप लिख सकते थे। तो गुणन प्रतिलोम निकालने का तरीका ये हो गया। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो सपोज मान लीजिए 2 + i का गुणन प्रतिलोम निकालना था, तो 1/2 + i कर लो और फिर 2 - i से ऊपर नीचे गुणा करा दो और सॉल्व कर दो। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये रिजल्ट जो आया है mod of z² = z × z², ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसके बहुत एप्लीकेशंस होंगे, इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल होंगे, तो वो तो अगले लेक्चर में होंगे। फिलहाल हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है पर उतने ही सरल भी हैं। x + iy बराबर ये दिया गया है, तो x/y का मान आपको बताना है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं भाई। x + iy बराबर ये है, तो अगर ये m - i/m + i है, हर के कंजुगेट का मल्टीप्लाई करा देंगे तो m - i/m - i हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा m - i का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा m² - i²। ये हो जाएगा m² + i² - 2im, यही तो हो जाएगा, अपॉन m² माइनस और -1, तो ये क्या हो जाएगा +1। ये बात तो आप समझे। ये फाइनली क्या बचा, m² - 1 - 2im, यही तो बचा, -1 इसकी वैल्यू हो गई, अपॉन m² + 1, तो इसको अलग अलग कर लो, m² + 1 और अपॉन m² + 1, ऐसा आप लिख सकते हो। इसमें कोई समस्या, इसमें कोई समस्या तो नहीं होगी हमें लगता है। अब आप देखिए ध्यान से, अगर आपको चाहिए क्या, देखिए x + iy बराबर है, आपको चाहिए x/y। तो देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रियल पार्ट m² - 1 m² + 1, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी -2m m² + 1, ये तो हो जाएगी। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए x/y, आपको चाहिए x/y। तो x की वैल्यू क्या है, m² - 1 m² + 1 अपॉन -2m m² + 1, ये हो गया। m² + 1 ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर से अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, -1 m², ये तो हो जाएगा, और अपॉन -2m, ये कैंसिल आउट हो गया। फाइनली आंसर मिल गया 1 - m² / 2m, ये आपका x/y हो गया। सिमिलरली आप इसको भी क्या करिए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा लीजिए, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग, जैसे हमने यहाँ पर किया है, और तुलना कर लीजिए। x बराबर रियल पार्ट आ जाएगा, y बराबर जो भी होगा वो आ जाएगा। अब आप x/y या y/x निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपके लिए छोड़ देता हूँ। आपको चाहिए x बराबर cos अल्फ़ा + i sin अल्फ़ा, y बराबर cos बीटा + i sin बीटा। आपको चाहिए x - y अपॉन x + y। सबसे पहले तो देखिए x - y क्या होने वाला है, x - y होने वाला है cos अल्फ़ा, है ना, प्लस i sin अल्फ़ा माइनस cos बीटा माइनस i sin बीटा, ये तो होने वाला है। ये रियल है, इनको एक साथ लिख लो, तो क्या हो जाएगा cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा, है ना। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ इमेजिनरी है, तो प्लस का i sin अल्फ़ा माइनस i sin बीटा, ऐसा लिख सकते हो आप। देखिए क्या होगा, cos c माइनस cos d, ये हो जाएगा 2 cos c + d/2, सॉरी cos c माइनस cos d, 2 sin c + d/2 इंटू sin d - c/2। ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, चूँकि इन्वॉल्व हो रही है तो करनी पड़ेगी, इतनी आती भी होगी, नहीं आती तो हम लोग बाद में बात करेंगे। d - c/2 बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2, cos c माइनस cos d का अप्लाई किया है फार्मूला, आप देख लीजिएगा बुक से। अच्छा, ये बीटा माइनस अल्फ़ा है, अगर हम इसे अल्फ़ा माइनस बीटा लिखें तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस बाहर लगाना पड़ जाएगा। इतनी बात आप समझे, इतनी बात तो आप समझ गए, ठीक है।
प्लस यहाँ पर अगर ये आई लगा हुआ है कॉमन, तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, तो 2 cos c माइनस डी बाई टू, 2 cos अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू इंटू साइन 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया x माइनस वाई हो गया, x माइनस वाई ये हो गया। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखिए, यहाँ पर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है, यहाँ पर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है, अगर हम कॉमन ले लें, अगर हम साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन ले लें तो देखिए क्या बचेगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, अंदर क्या बचेगा, अच्छा यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 भी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 ये बचेगा, और प्लस का आई कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 यही तो बचेगा। ये हमने x माइनस वाई की वैल्यू निकाली है। सिमिलरली हम x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लें, सिमिलरली हम कैसे निकाल लें, x प्लस वाई की वैल्यू, तो जब हम करेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा एक जगह, ठीक है, और प्लस आई कॉमन इसमें, और साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा एक जगह हो जाएगा। अब आप देखिए, cos c प्लस cos d फार्मूला हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू, प्लस आई आपका बाहर है, साइन c प्लस डी का 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू, यही तो हो जाएगा। अब आप देखिए, 2 है दोनों में और cos अल्फ़ा माइनस बीटा भी दोनों में, तो 2 cos अल्फ़ा माइनस बीटा दोनों में कॉमन आ जाएगा अपॉन 2, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा देखिए cos अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, ये cos है भाई, cos अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, और यहाँ बचेगा i साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 ये बचेगा, और ये आपका क्या आया, x प्लस वाई आ गया। अच्छा, अब आपको चाहिए क्या, इसको मिटा देते हैं, आपको चाहिए x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अगर आपको चाहिए तो देखिए दोनों को अपॉन कर दोगे, तो देखिए x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई क्या होने वाला है, देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ से ये और बटे ये करोगे तो 2 बटे 2 कट गया, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू बटे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू, ध्यान देखिए 2 से कट चुका है, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू, यही तो बचा। अंदर क्या बचेगा, देखिए ध्यान से, अंदर बचेगा यहाँ पर माइनस का साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू और प्लस का आई कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, ये तो बचेगा अपॉन में, देखिए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू। देखिए नीचे भी और ऊपर, यहाँ कॉस के साथ आई है, यहाँ साइन के साथ आई है, ऊपर तो सीधे tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू ये बन गया, ये tan भाई 2 यहाँ था, 2 यहाँ था, 2 से 2 कट गया, क्या बचा tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू, ये तो बच गया। यहाँ पर देखिए समस्या हो रही, यहाँ पर आई कॉस के साथ है, यहाँ पर आई साइन के साथ है, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं क्या, यहाँ पर हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, कि कैंसिल आउट होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन में तो मिस्टेक है नहीं, फिर भी देख लेते हैं एक बार क्या दिक्कत है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि ये कटेगा पूरा का पूरा, और क्या सोच सकते हैं, अगर हम आई कॉमन लें, है तो नहीं लेकिन ज़बरदस्ती कॉमन लें, ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 अपॉन आई हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन आई हो जाएगा भाई कि नहीं हो जाएगा, ये बात आप समझे, और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, और ये तो कॉमन चला गया कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, देखिए कॉस ऊपर नीचे बिना आई का हो गया, अपॉन ये आपका था आई साइन, ये पहले लिख ले रहे हैं, साइन के नीचे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2
और प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। ये देखिए ये दोनों सेम हो गए। अब देखिए 1 अपॉन आई जो है, 1 अपॉन आई को अगर आप ध्यान से देखो तो आई का ऊपर नीचे गुणा करा दो तो क्या माइनस आई नहीं हो जाएगा? 1 अपॉन आई को माइनस आई लिख सकते हो ना आप, कोई दिक्कत? 1 अपॉन आई माइनस आई होगा ये, और माइनस पहले से है तो ये प्लस आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ये हो गया आपका प्लस आई। अब देखिए ऊपर नीचे सेम हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और आंसर आपको मिल गया आई टेन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, और कुछ था नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन था, थोड़ी ट्रिगोनोमेट्री यूज़ हुई है। कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले यूज़ हुए हैं। अगर आपको आते हैं तो बेहतर समझ में आया होगा, नहीं आते तो थोड़ा देख लीजिए, बाकी मैं वहाँ पे जब जाऊँगा तो डेफिनेटली आपको बताऊँगा। एक्स और वाई के मान दिए हुए थे, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आपसे पूछा गया था और आपने बता दिया आई टेन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 इसका आंसर होगा। चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं x प्लस आई वाई की पावर 1/3, या हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी कर देते हैं इस तरीके से, तो बात वही है, ऊपर क्यूब रूट लगा दो चाहे पावर 1/3 लगा दो, बराबर a प्लस आई बी। तो कह रहे हैं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी का मान बताओ। ये क्वेश्चन होते निहायत आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना होता है। इधर पावर 1/3 है तो इधर जाके पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ये तो आपको पता ही है, हो जाएगी ना। अरे भाई अगर x की पावर 1/2 बराबर y हो तो x बराबर क्या हो जाएगा? y की पावर 1/1/2। भाई इधर पावर जो जाती है 1 के अपॉन में जाती है, तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते इसको ऐसे 2, तो सेम चीज़ वही हमने कर दिया। पावर 1/3 थी, इधर 1 के अपॉन में जाएगी तो 1/1/3 होगी, पावर 3 हो जाएगी। a प्लस बी का होल क्यूब खोलो, a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी आई बी का होल क्यूब प्लस 3ab, 3a और b की जगह क्या है? आई बी है, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या होगा? a प्लस बी यानी a की जगह a है और b की जगह आई बी है, ये तो होगा a क्यूब प्लस बी, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस आई क्यूब बी क्यूब, है ना, और प्लस देखिए 3 और आई ए बी होगा। और जब 3iab इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, 3iab यहाँ पे लिख दिया 3iab, और जब इसका गुणा कराओगे तो 3ia² भी हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? प्लस का 3i का गुणा i से i², a का गुणा तो किसी से नहीं है, b का गुणा तो ये b², ये चीज़ हो गई। अब देखिए ज़रा a क्यूब, आई क्यूब का मान क्या होता है? माइनस आई होता है, माइनस आई बी क्यूब। बात समझ में आई? भाई i² इंटू आई लिखोगे तो i² का मान -1 इंटू आई माइनस आई, प्लस देखिए ज़रा ध्यान से यहाँ से क्या हो गया? 3ia² भी हो गया, और यहाँ से देखिए i² का मान -1 इंटू 3 -3ab², i² का मान रख दिया हमने -1 डायरेक्ट। ये देखिए हो गया a क्यूब माइनस 3ab², ठीक है, यहाँ से प्लस का 3ia² माइनस काib³, यहाँ पर ये a क्यूब प्लस माइनस का 3ab² ऐसे ही रहेगा, प्लस का यहाँ से i कॉमन आएगा तो आपका क्या बचेगा? आपका बचेगा यहाँ पर 3a² माइनस b³, ये तो बचेगा। और ये किसके बराबर चल रहा था? x प्लस आई वाई के, क्योंकि पावर 1/3 तो इधर चली गई थी। अब देखिए x बराबर क्या हो गया? यहाँ से x बराबर हो गया आपका a क्यूब माइनस 3ab², ये तो हो गया। और y बराबर क्या हो गया? y बराबर आपका हो गया, देखिए तुलना करिए i की जगह i है, y की जगह क्या है? 3a² माइनस b³। अब आप देखिए x अपॉन a निकालोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ a से भाग कर दोगे, जब a से भाग कर दोगे तो ऊपर से a कॉमन आके कट जाएगा, तो क्या बचेगा? a² माइनस 3b², ये तो बचेगा। अच्छा, जब y अपॉन b निकालोगे तो यहाँ b कॉमन लेके कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 3a² माइनस b²। अब दोनों को जब आप जोड़ दोगे x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी, तो क्या होगा? देखिए a² माइनस 3b², ये तो इसकी वैल्यू हो गई x अपॉन a की, और y अपॉन b की क्या हो गई? 3a² माइनस b²। तो a² और 3a² क्या हो गया? 4a² माइनस 3b² माइनस b² माइनस का 4b², 4 कॉमन a² माइनस b², ये हमारा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी आ गया। काफ़ी प्रैक्टिस भी करी है हम लोगों ने साथ ही साथ, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस के बारे में, मापांक के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे आर्गुमेंट के बारे में, कोणांक के बारे में, ध्रुवीय रूप हम लोग पढ़ेंगे, और भी कई सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा,
और ये भी उम्मीद है कि आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का जो है काम करेंगे। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और अगली बार और अच्छी तैयारी के साथ और अच्छी चीज़ों के साथ और अच्छे प्रश्नों के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।